नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना लांबे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर। मैं आज आपके सामने पर्यावरण अध्ययन का विकास तथा उसके उपागम के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ। पर्यावरण का ज्ञान संपूर्ण मानव समाज के लिए एक आधारित पक्ष है, क्योंकि यह जीव जगत का नियामक है। मानव सहित सभी जीव इसी पर्यावरण की उपज है। मानव इसी सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है और जो पर्यावरण के रहस्य को सर्वाधिक समझ पाया है। पर्यावरण का अध्ययन मानव सभ्यता से जुड़ा है। जिस समाज ने अपने पर्यावरण को ठीक से समझकर उसके सहयोग से प्रगति का मार्ग बनाने का प्रयास किया, वह सभ्यता की दौड़ में आगे निकल गया। पर्यावरण का सही बोध न होने के कारण बहुत सी सभ्यताएं का विनाश हो चुका है। जैसे बाढ़ की विभीषिका से हड़प्पा कालीन सभ्यता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा था। इसी प्रकार दजला फरात, वांगो, सिंधु आदि नदी घाटी सभ्यताओं को बाढ़ से सबसे अधिक हानि पहुंची। सभ्यता के विकास के साथ पर्यावरण का ज्ञान बदलता गया और आज मनुष्य प्रकृति की विजय की भावना से प्रेरित होने लगा। विज्ञान और तकनीकी के विकास के बल पर पर्यावरण के खुलते रहस्य जहां पर्यावरण अध्ययन को उत्साहित करते हैं, वहीं पर्यावरण की अवमानना से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण इसे समझने की आवश्यकता भी हमको पड़ रही है। आज विश्व के लगभग सभी देश अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में व्यस्त है। भारत में हजारों साल पहले पर्यावरण के प्रति जन जागरण की जागरूकता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के तत्वों को आध्यात्मिक रूप दे दिया गया था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का अध्ययन अन्य विज्ञानों के लिए भले ही नया है, लेकिन सैकड़ों साल यह भूगोल के लिए पुराना है। मानव भूगोल का आधार ही पर्यावरण है, क्योंकि मानव अंतर्क्रिया और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। पर्यावरण का अध्ययन भूगोल में दो रूपों में किया जाता है। पहला है पर्यावरण के तत्वों को वर्गीकृत करके स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के रूप में तात्विक अध्ययन किया जाता है। यह पर्यावरण का विषयनिष्ठ अध्ययन है, जिसमें प्रत्येक तत्व का गुणधर्म सूक्ष्म रूप से अध्ययन में लाया जाता है। दूसरा पक्ष पर्यावरण में मनुष्य के अंतर संबंधों के विश्लेषण से संबंधित है, जिसमें मानव अनुक्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। फलतः यह पर्यावरण का अध्ययन का गुणात्मक पक्ष है। पर्यावरण और मानव सहित अन्य जीवों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत अब होने लगा है। आज पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अनेक शाखाओं ने विज्ञान के अध्ययन में पर्यावरण का अध्ययन करने का पक्ष रखा है। पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ, या हम इसको कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के उपागम के अंतर्गत कुछ विधियों का महत्व आज बढ़ गया है। वास्तव में पर्यावरण अध्ययन आज की समसामयिक आवश्यकता है। वातावरण का व्यवहारजन्य अध्ययन का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है तटस्थ वातावरण। इसका तात्पर्य सार्वभौम स्तर के पर्यावरण से है, जिसमें संपूर्ण विश्व निहित है। मनुष्य इसके प्रति तटस्थ रहता है, जिसके कारण इसका अध्ययन अधूरा है। आज कुछ तत्वों का विश्वव्यापी अध्ययन शुरू हो गया है, फिर भी हम इसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं। दूसरा है क्रियाशील वातावरण, जिसमें सर्वाधिक मानवीय क्रियाशीलता पाई जाती है। इस प्रकार के पर्यावरण का बोध अधिक होता है और इस कारण इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। तीसरा है बोधगम्य वातावरण। मनुष्य की शारीरिक मानसिक अनुभवजन्य विशेषताएं इस पर आधारित है। विविध पर्यावरण में मानव स्वभाव का अंतर इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। चौथा है व्यवहारजन्य वातावरण। मनुष्य जागरूक होकर
उसका परिमार्जन करता है और उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास जब करता है तो उसे हम व्यवहारजन्य वातावरण कहते हैं। भूगोल में पर्यावरण अध्ययन की नवीनतम विधियां विकसित की गई है जो नई जानकारियों पर आधारित है। भूगोल में मुख्यतः 4 प्रकार के जो उपागम हैं, इन उपागमों का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहला है भूक्षेत्रीय उपागम। यह उपागम भौगोलिक प्रकृति का है और इस उपागम में पर्यावरणीय समस्याओं के स्तरों एवं प्रतिरूपों का विवरण किया जाता है। मानवीय अनुक्रियाओं की उत्कृष्टता पर्यावरण से प्रभावित होती है। फलतः पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्षेत्र विशेष में मानवीय अनुक्रियाओं तथा आधारभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, कुछ प्रमुख क्रियाकलाप जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप, सामाजिक आवश्यकताएं और अन्य आवश्यकताएं जो होती है वो इससे परोक्ष रूप से जुड़ी होती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी अनुक्रियाओं के संचालन में पर्यावरण के तत्वों के साथ सहयोग करता है और उस पर नियंत्रण भी करने का प्रयास करता है। नियंत्रण की प्रक्रिया में वह पर्यावरण की कभी कभी अवमानना भी करता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित होता है। इस उपागम में समस्या को केंद्र में रखकर कार्यकरण विश्लेषण किया जाता है। इसमें वितरण प्रतिरूपों को संशोधित करके कम से कम प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे प्रदूषणों के दुष्प्रभाव से मानव स्वास्थ्य एवं अन्य जीवों की को हानि से हम बचा सकते हैं। दूसरा है तंत्र उपागम। यह एक तार्किक एवं वैज्ञानिक विधि है। इसका उपयोग मानव पर्यावरण संबंध की गत्यात्मकता को समझने के लिए करता है। तंत्र वस्तुओं का एक समुच्चय है जिसमें वस्तुओं एवं उनके लक्षणों के बीच संबंध होता है। तंत्र एक मापक है। यह एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक कार्य करता है। हमारा जो सौर तंत्र है इसमें अनेक तंत्र पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के अन्य तंत्रों से यह अंतर संबंधित है। जिस प्रकार सौर तंत्र के ग्रह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, उसी प्रकार एक इकाई के रूप में सौर तंत्र अन्य ब्रह्मांडीय तंत्रों के साथ संबंध रखता है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड अनेकता में एकता प्रस्तुत करता है। पर्यावरण ब्रह्मांड के कार्यतंत्र से विभिन्न तत्वों को सुनिश्चित करना तथा उसकी कार्य प्रणाली को जानना, जिससे उसके अंतर संबंध को और अंतर क्रियाओं को एक इकाई के रूप में हम समझ सकते हैं। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनावृत्त तंत्र, जो ऊर्जा आपूर्ति द्वारा अपना संरक्षण करता है, और दूसरा आवृत्त तंत्र, जो अपनी एक सीमा रखता है और उसके बाहर कोई विनिमय कार्य नहीं होता। इसे आंतरिक तंत्र भी कहते हैं। तंत्र उपागम की 5 कार्यात्मक अवस्थाएं होती है। पहला है तंत्र प्रमाण, जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण तथा संबंधित आंकड़ों का एकत्रण होता है। दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण। विविध चरों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए आंकड़ों का अनेक सांख्यिकी विधियों द्वारा हम विश्लेषण करते हैं। तीसरा है तंत्र मॉडल तैयार करना। विश्लेषण का सैद्धांतिक आधार प्राप्त करके मॉडल बनाए जाते हैं। चौथा है तंत्र स्वांगीकरण। तंत्र में होने वाले परिवर्तनों एवं उसके दुष्परिणामों की गणवेषणा करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और पांचवा है तंत्र औचित्यीकरण। लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सबसे पहले रणनीतियाँ बनाई जाती है और फिर उसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है पारिस्थितिकीय उपागम। इस उपागम के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों का विश्लेषण
किया जाता है। ये संबंध ऊर्जा एवं पदार्थ विनिमय पर आधारित होते हैं। मनुष्य सहित अन्य जाति के जीवों की एकाकी और सामूहिक दो प्रकार की पारिस्थितिकी होती है। एकाकी पारिस्थितिकी, इसे हम स्व पारिस्थितिकी भी कहते हैं। इसमें मनुष्य सहित अन्य जीवों और पर्यावरणों के संबंध का अध्ययन विकास की विविध अवस्थाओं के अनुसार किया जाता है। दूसरा है सामूहिक पारिस्थितिकी। इसमें संपूर्ण जगत के संबंध में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक तंत्र में मानव हस्तक्षेप को समझने के लिए भूगोल में पारिस्थितिकी उपागम को व्यावहारिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान समय में भारी मात्रा में अपशिष्ट पर्यावरण में डाले जा रहे हैं तथा अत्यधिक उपयोग किए गए संसाधनों का पुनरुत्पादन किया जा रहा है। परिणामतः पर्यावरण की प्राकृतिक जो पुनर्चक्रण की जो क्षमता होती है उसमें गिरावट आ गई है, जिससे समस्या धीरे धीरे जटिल होने लग गई है। आज सामाजिक आर्थिक समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए मानव पारिस्थितिकी तथा सामाजिक पारिस्थितिकी जैसे संकल्पनाओं का जन्म हो गया है। पारिस्थितिकी उपागम का क्षेत्र व्यापक हो गया है और जीव विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विज्ञानों की प्रासंगिक सूचनाएं इसके अंतर्गत आने लगी है। चौथा है व्यवहारात्मक उपागम। इस उपागम में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति मानव दृष्टिकोण का अध्ययन हम करते हैं। पर्यावरण का संज्ञान, जो व्यवहारात्मक उपागम का मुख्य घटक है, जटिल परिस्थितियों में निर्णय प्रक्रिया में सहायक होता है। अतः मनुष्य का आचरण उसके मूल पर्यावरण के अनुकूल होता है। उदाहरण के लिए बंगाल में जन्मे व्यक्ति को मछली भात अच्छी लगती है, जबकि यूरोपीय निवासी फिश एंड चिप्स, सॉसेज जैसे चीज़ों के प्रति रुझान रखते हैं। चाइनीज़ भोजन चीनियों की अभिरुचि है। पिग्मी लोग चींटी और दीमक खाते हैं। तो ये सभी मानव की जन्मजात अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। ये प्रवृत्तियाँ पर्यावरण के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया को निर्धारित करती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ ही पर्यावरण के प्रति जो मनुष्य की प्रवृत्ति का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से हम वस्त्र और आवास निर्माण की प्रवृत्ति को भी पर्यावरण आधारित कह सकते हैं। इन चारों उपागमों का अपना अपना महत्व है। यदि एक उपागम एक स्थान पर अधिक उपयोगी है तो दूसरा अन्य स्थान पर। इन उपागमों का विधि तंत्र और तर्क भिन्न भिन्न हो सकता है। धन्यवाद।